गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 लेखन कला एवं शहरी जीवन, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से शहरी जीवन की शुरुआत हुई। और आप जानते हैं कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो एक ग्रामीण संस्कृति रही है, परंतु शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम जो पश्चिमी एशिया का वर्तमान इराक गणराज्य है वहाँ पर मानी जाती है। अब ये जो इराक गणराज्य है, ये प्राचीन काल में क्या कहलाता था और किस प्रकार से यहाँ शहरी जीवन की शुरुआत हुई, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ लेखन कला जो हम आज लिखते हैं, जो लिपि का आविष्कार है, वो किस प्रकार से हुआ, ये भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई। अब मेसोपोटामिया कौन सा है? मेसोपोटामिया वर्तमान इराक गणराज्य का प्राचीन नाम। वर्तमान जो इराक गणराज्य है पश्चिमी एशिया के अंतर्गत, उसे पूर्व काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। और यहाँ पर दो नदियां बहती थी, दजला एवं फरात। अब यहाँ पर ये जो दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहलाता था। अब यहाँ पर शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ शहरीकृत जो दक्षिणी भाग था, इसका तात्पर्य है कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वहां पर शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। और ये जो शहरीकृत भाग था, ये प्रारंभ में सुमेर और अक्कद नाम से जाना जाता था। बाद में लगभग 2000 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पर बेबीलोन नाम का एक शहर बस गया और इसी के नाम पर इसका नाम, इस दक्षिणी जो भाग था शहरीकृत, उसका नाम कर दिया गया बेबीलोनिया। ये सब बातें हम कर रहे हैं मेसोपोटामिया के बारे में, जहाँ से शहरी जीवन की और लेखन कला की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर हम मेसोपोटामिया और उसके भूगोल को जानने का यहाँ सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है वो विविधताओं का देश रहा है। प्राकृतिक रूप से विविधताएं इसमें पाई जाती है, आज भी पाई जाती हैं और उस समय भी पाई जाती थी। इसके जो पूर्वोत्तर भाग है, पूर्व का और उत्तर का जो भाग है, वो पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ अच्छी वर्षा होती है और इस वर्षा के कारण से यहाँ पर लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच कृषि का प्रारंभ हो गया था। यानी कि यहाँ पर खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया था लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच ही। इसके साथ साथ जो उत्तरी भाग है वहाँ घास के मैदान है, जिन्हें स्टेपी मैदान कहा गया है। स्टेपी घास के मैदानों को कहा गया है। उत्तरी भाग में यहाँ घास के मैदान है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर भाग हम ये मान सकते हैं कि ये जो पूर्व और उत्तर का भाग है, पूर्वोत्तर भाग में जो है हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। इसके साथ साथ जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में घास के मैदान है। और यहाँ पर जब घास के मैदान है तो इसका तात्पर्य कि यहाँ पर पशुपालन आसानी से हो सकता था। तो कृषि के स्थान पर यहाँ पर पशुपालन जो था वो आजीविका का प्रमुख साधन बन गया था। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसके पूर्वी भाग में, बिल्कुल पूर्व में, तो पूर्वी भाग में दजला की सहायक नदियां बहती थी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र की, मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर शहरी जीवन और लेखन कला की शुरुआत हुई थी। तो इसके पूर्वी भाग में दजला की जो सहायक नदियां थी वो बहती थी, जिससे परिवहन का वो अच्छा साधन थी पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो दक्षिणी भाग की है। दक्षिणी भाग जहाँ पर शहरी जीवन और लेखन कला की शुरुआत हुई थी वो एक रेगिस्तान था। अब हम यहाँ पर ये प्रश्न ये उठता है कि रेगिस्तान में किस प्रकार से शहर बस सकते हैं। तो देखिए, यहीं पर सर्वप्रथम नगरों और लेखन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, रेगिस्तान में ही, जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है। अब यहाँ पर जब ये प्रश्न उठ रहा है तो इसका उत्तर देना भी वाजिब रहेगा। हम अभी बात कर रहे थे कि उत्तर में मैदान है और पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है।
यहाँ से दजला और फरात नामक दो नदियाँ प्रवाहित होती थी। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी थे और इन पहाड़ी क्षेत्रों से दजला और फरात नामक दो नदियाँ बहती थी, जो अपने साथ उत्तर में जब मैदान थे, घास के मैदान है, पूर्वोत्तर में ऊंचे नीचे हरे भरे घास के मैदान है। इसका मतलब यहाँ अच्छी वर्षा होती थी, फसल अच्छी होती थी, यहाँ कृषि की जाती थी। तो यहाँ से जो वो नदियाँ हैं वो अपने साथ दक्षिण की ओर बहती थी और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती थी। कभी कभी इन नदियों में अधिक बाढ़ आती थी और इस बाढ़ के कारण से जो उपजाऊ मिट्टी होती थी वो दक्षिणी भाग में रेगिस्तानी भाग तक जाती थी और धीरे धीरे वो उपजाऊ मिट्टी की जो परत है वो उस पर जमती रहती थी। धीरे धीरे इस प्रकार से ये उपजाऊ मिट्टी की परत जो है वो दक्षिणी भाग में जमने लग गई और वहां पर खेती की संभावनाएं बढ़ गई थी। इसीलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है और इन नदियों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाती थी और साथ साथ जो दजला नदी है वो दक्षिणी भाग तक पहुँचते पहुँचते कई धाराओं में विभाजित हो जाती थी और इन धाराओं का जो उपयोग है वो वहाँ के लोग नहरों के रूप में कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दजला और फरात नदियों ने मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान था वहाँ पर किस प्रकार से शहरी जीवन का प्रादुर्भाव किया। अब ये जो शहरी जीवन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, इस सब की चर्चा हम अगले हमारे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।